चैप्टर 10 में हम एल्कली मेटल्स की क्या कर रहे थे? एल्कली मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज कर रहे थे एंड we have already discussed the 4 chemical properties. Now I will tell you about the 5th and 6th. Only 6 chemical properties is here. So number 5th is reducing nature. Reducing nature. तो जो all alkali metals होते हैं उनकी जो नेचर होती है वो रिड्यूसिंग एजेंट्स की तरह होती है. Means they prefer the oxidation reaction. And number 6, reaction with ammonia. Reaction with ammonia कई बार आ चुका है एग्जाम में, तो it is very important reaction. इस रिएक्शन को आपको बहुत अच्छे तरीके से करना है, समझने की थोड़ा सा कोशिश करिएगा. और तो इसमें क्या होता है, जो एल्कली मेटल्स होती हैं, पहले मैं एक जनरली आपको दिख रही हूँ, सारी रिएक्शनली लिख रही हूँ थ्योरी को, तो समझिएगा. एल्कली मेटल्स प्लस लिक्विड अमोनिया गिव डीप ब्लू कलर सॉल्यूशन. और ये सॉल्यूशन कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, क्योंकि दे हैविंग द इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर. कैसे करते हैं? यहाँ पर हम एल्कली मेटल को मैं M से डिनोट कर रही हूँ. अभी मैंने कुछ एग्जाम्पल नहीं लिया है, कॉमन रिएक्शन आपको बता रही हूँ. तो एल्कली मेटल हो गया M प्लस लिक्विड अमोनिया में हमने जो सॉल्यूशन तैयार किया है उसको हमने लिख लिया X प्लस वाई अमोनिया, क्योंकि अमोनिया गैस फॉर्म में होती है तो हमने इसको X प्लस वाई से दिखा दिया यहाँ पर. ठीक है, चला गया कोई बच्चा था. X प्लस वाई से दिखा दिया है बेटा, समझ में आ गया. अब ये कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और डीप ब्लू कलर देंगे, तो जो आपका X है यानी कि वो हमारा जुड़ जाएगा मेटल के साथ अमोनिया का, तो ये क्या बना देगा X NH3 पॉजिटिव. ठीक है, और जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव शो करते हैं ये, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो जाएगा हमारा कहाँ पर, दूसरा अमोनिया के साथ जुड़ जाएगा. तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, दो हमारे बनेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की तरह, एक कैटायनिक स्पीशीज बनेगी और एक एनायनिक स्पीशीज बनेगी जब कोई भी एल्कली मेटल अमोनिया के साथ ऐड होगा, जुड़ेगा. तो यहाँ पर हमारा क्या बनेगा, एक तो हमारा बनेगा M NH3X बन जाएगा और दूसरा हमारा क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन NH3Y निगेटिव. तो आपको बेटा थोड़ा सा ध्यान रखना है कि एक पॉजिटिव स्पीशीज बनेगी और दूसरी हमारी क्या बनेगी, निगेटिव स्पीशीज. तो यहाँ पे आप मेटल को लिख लीजिए. ठीक है, यहाँ पर आप X लिख लीजिए और यहाँ पर आप पॉजिटिव चार्ज दिखा दीजिए. तो ये आपकी होगी कैटायनिक स्पीशीज. इस तरीके से आपको दिखाना पड़ेगा इसको. और दूसरा आपका क्या बनेगा, जो इलेक्ट्रॉन है वो जुड़ जाएगा अमोनिया के साथ Y की फॉर्म में और वो बना देगा निगेटिव स्पीशीज. तो ये हो गया एनायनिक स्पीशीज. ठीक है, क्लियर हुआ सबको, नहीं हुआ बताइए बेटा. यस मैम. यस मैम. थोड़ा सा समझिएगा बस कि जब भी कोई एल्कली मेटल जुड़ता है अमोनिया के साथ में, तो उसका जुड़ने का तरीका बेटा यही होता है. जो मेटल है वो अमोनिया के साथ जुड़कर एक कैटायनिक कॉम्प्लेक्स बना देता है और जो हमारा अमोनिया के साथ इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ जाता है और वो हमारा दूसरा एनायनिक स्पीशीज बना देता है. तो इस तरीके से पूरा सॉल्यूशन बन जाता है जो हमें डीप ब्लू कलर देता है. फॉर एग्जाम्पल M मैं Na ले लेती हूँ यहाँ पर, तो ये आपको इसी फॉर्म में लेना पड़ेगा अमोनिया का. तो आपका बन जाएगा M का मतलब Na, फिर NH3 का H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएगा और वो अमोनिया के साथ जुड़ेगा
वाई स्पेसिस बनाएगा और निगेटिव स्पेसिस बना देगा इस तरीके से। अगर जुड़ेगा तो इस तरीके से आपको याद रखना ही पड़ेगा वो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखकर इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा और ये आपके पेपर में 1 मार्क्स में जरूर आ जाती है कि आप एल्कली मेटल्स के साथ रिएक्शन दिखाइए अमोनिया की। क्लियर हुआ या नहीं हुआ है बताइए। मैम हो गया। हो गया मैम, हो गया। थोड़ा सा बस थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा बच्चों, फिर आपका हो जाएगा, ठीक है। क्लियर। अब ये इसमें हम आगे बढ़ते हैं और इसमें हम क्या करते हैं, जो ब्लू कलर होता है सॉल्यूशन का वो अमोनिएटेड आयंस की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है ब्लू कलर? अमोनिएटेड आयन की वजह से होता है। और ये जो सॉल्यूशंस होते हैं वो पैरामैग्नेटिक होते हैं नेचर में और धीरे धीरे हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करते रहते हैं। समझ में आ गया? इतना आपको याद रखना है बस, और कुछ नहीं याद रखना है। तो क्या करते हैं, क्लियर हो गया सबको? कि अब अगर आपसे पूछा जाए कि जब एल्कली मेटल्स की रिएक्शन अमोनिया के साथ होती है तो जब वो सॉल्यूशन बनाते हैं दोनों मिलकर, तो उसका जो डीप ब्लू कलर होता है उस सॉल्यूशन का, वो किस वजह से होता है? तो आपको क्या आंसर लिखना है? अमोनिएटेड आयंस की वजह से। अमोनिएटेड आयंस की वजह से होता है वो डीप ब्लू कलर। और ये जो आपके डीप ब्लू कलर सॉल्यूशंस होते हैं वो कैसे होते हैं? पैरामैग्नेटिक होते हैं नेचर में, यानी कि उनका इलेक्ट्रॉन तो लूज होकर दूसरे अमोनिया के पार्ट के साथ जुड़ गया है ना, तो कैसे होते हैं वो? पैरामैग्नेटिक होते हैं। वो कभी भी जो है पेयर नहीं बनाते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं नेचर में और धीरे धीरे स्लोली हाइड्रोजन गैस को रिमूव करते रहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया सब? यस मैम। केमिकल प्रॉपर्टी समझ आ गए। नाउ हम डिस्कशन करते हैं यूजेस ऑफ एल्कली एलिमेंट्स। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे, पहले हम लिथियम का देखेंगे और फिर हम सोडियम का देखेंगे। क्या होता है, कभी कभी 2 मार्क्स में यूज पूछ लिए जाते हैं, तो यूज आप जरूर याद करिएगा, चाहे लिथियम के हो चाहे सोडियम। ठीक है, तो यूज आपको क्या, आपकी बुक में यूज गिवन होंगे, तो आप यूज को जैसे कोई भी 2 यूज आपके लिखने के लिए आ गए कि 2 यूज तो लिखिए आप लिथियम के और 2 यूज लिखिए आप सोडियम के, तो टोटल मिला के वो 2 नंबर का क्वेश्चन बन गया। ठीक है, 1 यूज हाफ मार्क्स, तो 2 तो आपने लिखे लिथियम के और 2 लिखे सोडियम के, तो वो दोनों जो है यूज वो आपके 2 मार्क्स के होते हैं। तो इस तरीके से यूज आपके आते हैं केमिस्ट्री में लिखने के लिए, तो आप थोड़ा सा ठीक से याद कर लीजिएगा यूज। तो जो हमारा लिथियम होता है ना बेटा, वो बहुत सारे एलॉयज के मैन्युफैक्चर में यूज होता है। क्या होता है लिथियम? बहुत सारे एलॉयज के संबंध आपको पता है ना, जो 2 मेटल एक साथ जुड़ जाती हैं तो एलॉयज बन जाते हैं और एलॉयज की फॉर्मेशन में लिथियम यूज होता है। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो रहा है? यस मैम। जैसे बहुत सारे मोटर इंजन हमें बनाने होते हैं, तो मोटर इंजन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, लिथियम और लेड को मिला देते हैं। तो एक यूज ये हो गया कि जो लिथियम और लेड एलॉयज होते हैं वो मोटर इंजन बनाने में यूज होते हैं। तो 1 यूज ये हो गया, हाफ मार्क्स मिल गए आपको। दूसरा क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स बनाने में लिथियम का यूज होता है, ये आपका दूसरा यूज हो गया। तो इस तरीके से आप जरूर 2 यूज याद कर लीजिए। सोडियम का बताइए, किसी को याद है सोडियम? बताइए सोडियम का कोई यूज आपको याद है? जो हमारा सोडियम होता है वो आपका लिक्विड भी होता है, तो लिक्विड सोडियम कूलेंट की तरह यूज होता है। कैसे यूज होता है? एज ए कूलेंट यूज होता है लिक्विड सोडियम। फर्स्ट यूज ये हो गया। और दूसरा क्या हो सकता है, सोडियम का यूज होता है आर्टिफिशियल रबर बनाने में। एक तो रबर हमें लेटेक्स से मिलती है पेड़ों से, और दूसरी जो रबर है आर्टिफिशियल अगर हम बनाना चाहते हैं तो हम सोडियम का यूज करके भी बना सकते हैं। ठीक है, डाई बना सकते हैं, ड्रग्स बना सकते हैं। तो सो मैनी यूज ऑफ द सोडियम हमारी जो एवरीडे लाइफ है
उसमें सोडियम के भी बहुत सारे सोडियम लैम्प बनाए जाते हैं, तो इस तरीके से आप उनको कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है सबको? तो आप दो दो यूज जरूर याद करिए, ज्यादा नहीं, ज्यादा करने पड़ेंगे आपको जब दो यूज याद रहेंगे, अदरवाइज आप भूल जाओगे। तो चार चार यूज याद करने पड़ेंगे जब दो दो याद रहेंगे। ठीक, अगर आपको पूछा जाए पोटाशियम का क्या वो है, तो जो पोटाशियम है या फिर सीजियम है, बेटा ये हमारे जो पोटाशियम है वो बायोलॉजिकल हमारा जो है सिस्टम में बहुत यूज है। आपको पता होगा, जो बच्चे बायोलॉजी के होंगे, कि पोटाशियम जो है वो एज एलिमेंट हमारे लिए कितना जरूरी है बॉडी के लिए। तो पोटाशियम जो होता है वो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज के लिए जरूरी है, और सीजियम जो है वो सबसे बढ़िया दिखाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस तरीके से हम बहुत सारे इनके यूज कर सकते हैं अल्कली मेटल्स के जो इम्पोर्टेंट थे, तो मैंने आपको डिस्कस कर दिए हैं। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? यस मैम। कोई प्रॉब्लम? यस मैम। लिख लिए होंगे, नोट डाउन कर लिए होंगे आपने कि क्या क्या मैंने बताए थे, तो थोड़ा सा उन पे फोकस करिएगा। नाउ अब हमारा क्या होता है, जब भी हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ते हैं, दिस इज द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ये सब आते, एस ब्लॉक आते हैं, अब उनके बारे में हम डीपली पढ़ते हैं, तो उसको हम कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है कि हमें पर्टिकुलर ग्रुप की, अब हम ग्रुप वाइज स्टडी कर रहे हैं, तो पर्टिकुलर ग्रुप की हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी, उनका जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा, फिर उसके बाद हमने केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी, उसके बाद हमने उसका यूज पढ़ा। ये हमें हर किसी ब्लॉक में करना ही पड़ेगा, चाहे वो किसी ब्लॉक का एलिमेंट हो, ये कॉमन है हर किसी ब्लॉक में, हर किसी एस ब्लॉक हो, पी ब्लॉक हो, डी ब्लॉक हो, आप किसी भी ग्रुप को करना चाहते हैं तो आपको ये कॉमन चीजें करनी पड़ेंगी। ठीक है, समझ में आ गया? जनरल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, नाउ उनका यूज, ये कॉमन है बेटा, ये आपको हर एक चैप्टर में पढ़ना पड़ेगा। अगर आप ग्रुप फर्स्ट का एल्कलाइन ग्रुप, मतलब एल्कली मेटल्स का ग्रुप 2 पढ़ेंगे ना, तो उसमें भी हम डिवीजन करेंगे इन सब चीजों का। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इनको अच्छे से समझने के लिए इनके कुछ कंपाउंड की स्टडी करते हैं। ठीक है, और कंपाउंड जो है, जैसे हम 10th में पढ़ के आए थे कि जब हमने एसिड और बेस किए थे, तो हमने क्या किया था बेटा, एसिड और बेस के साथ बहुत सारे कंपाउंड भी पढ़े थे। फिर पता है आपको, याद है ना? पीएच पढ़ी थी, फिर पीएच के बाद बहुत सारे कंपाउंड पढ़े थे, जैसे NaCl, NaOH पढ़ा था, ब्लीचिंग पाउडर पढ़ा था वो, और हमने वो पढ़ा था, वॉशिंग सोडा पढ़ा था ना? तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, किसी भी ग्रुप को अच्छे से समझने के लिए उस ग्रुप के एलिमेंट से जो कंपाउंड बनते हैं नॉर्मली, जो वो किसी दूसरे के साथ जुड़ते हैं और कंपाउंड बनाते हैं, तो हम उन कंपाउंड को पढ़ते हैं। जैसे ग्रुप फर्स्ट का मेटल जो है वो सोडियम है, तो सोडियम जुड़ सकता है OH के साथ तो NaOH बना सकता है, सोडियम जुड़ सकता है Cl के साथ तो NaCl बना सकता है ना? तो सोडियम के ही बहुत सारे कंपाउंड बन जाते हैं और हमें फिर एल्कली मेटल की सारी प्रॉपर्टीज क्लियर हो जाती हैं। लेकिन क्या है कि जब CBSE ने आपका रिडक्शन किया है, तो उसमें से इन कंपाउंड की पूरी हिस्ट्री को निकाल दिया है, तो हमें कंपाउंड नहीं पढ़ने हैं, हमें केवल और केवल कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी है उन सभी कंपाउंड की, कि जो ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट के थ्रू कंपाउंड बनते हैं, जैसे NaCl है, NaOH है, और आपका सोडियम कार्बोनेट बन सकता है। तो जो कंपाउंड बनते हैं, चाहे वो सोडियम से बने, लिथियम से बने, और या फिर आपका पोटाशियम से बने, सीजियम से बने, किसी से भी बने, उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज हैं, तो वो हम प्रॉपर्टीज अब पढ़ेंगे। नाउ द टॉपिक स्टार्ट। कौन सा टॉपिक स्टार्ट होता है अब? जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपाउंड ऑफ द एल्कली मेटल। ठीक है, क्लियर हो रहा है सबको? कोई दिक्कत तो नहीं है? यस गर्ल्स? मैम। तो हम कंपाउंड्स की जो कॉमन प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे अब, वो सबसे पहले ऑक्साइड्स पढ़ेंगे। अब मुझे बताइए बच्चों की ऑक्साइड बनते कैसे हैं? अगर मैं ऑक्साइड्स की प्रिपरेशन आपको बताऊं
ऑलरेडी मैं फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पर डिस्कशन कर चुकी हूँ, तो आपको क्लियर होगा कि बताइए मुझे ऑक्साइड्स का प्रिपरेशन कैसे होता है, एल्कली मेटल के ऑक्साइड्स कैसे बनते हैं, टेल मी। मैम व्हेन रिएक्टिंग विद हाँ, मैम when व्हेन alkali रिएक्टिंग विद metal एयर reacts with air means when alkali metal reacts with oxygen which is present in air. ठीक है बेटे, क्लियर है? Yes, ma'am. तो हम यहाँ पर बहुत यस सारे मैम सुपर ऑक्साइड्स बनाए हमने, और हमने कैसे कैसे बनाए थे, हमें पता है कि जब एल्कली मेटल्स ऑक्सीजन के साथ जुड़ते हैं तो वो 3 तरीके के ऑक्साइड्स बनाते हैं। ठीक है, कौन से होते हैं? एक तो ऑक्साइड्स, एक परऑक्साइड्स, और दूसरा बनता है हमारा सुपर ऑक्साइड्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे ऑक्साइड्स बन सकते हैं और हमारे परऑक्साइड्स बन सकते हैं और हमारे सुपर ऑक्साइड्स बन सकते हैं। मैं ऑलरेडी इनको डिस्कशन कर चुकी हूँ, जैसे लिथियम है पर्टिकुलर ऑक्साइड्स बनाता है, सोडियम है परऑक्साइड बनाता है, और जो हमारा पोटाशियम है वो सुपर ऑक्साइड्स बनाता है। मैंने आपको जो पहली वीडियो है उसमें यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालकर ऑक्सीजन की वैलेंसी भी दिखाई थी कि अगर सुपर ऑक्साइड है तो उसकी वैलेंसी हाफ आएगी, परऑक्साइड है तो -1 आएगी, और ऑक्साइड है तो -2 आएगी। ऑक्साइड का मतलब है ऑक्सीजन इज बाउंडेड विद डबल बॉन्ड, और ऑक्साइड का मतलब है ऑक्सीजन मेटल से सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, और सुपर ऑक्साइड्स का मतलब है वो सिंगल से भी कम बॉन्ड से कनेक्टेड है, हाफ। वैलेंसी यहाँ पर आ रही है ऑक्सीजन की। अब हम देखेंगे ये जो हमारा प्रिपरेशन हो गया, हमें पता है किस तरीके से बनना है, बना सकते हैं ना अब आप? Yes, ma'am. ऑलरेडी जब आप पहली वीडियो देखेंगे तो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, अगर आपको भूल रहे हैं तो एक बार वीडियो उठा के देख लीजिएगा लास्ट वाली, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे हमने बनाए हैं सुपर ऑक्साइड्स, परऑक्साइड्स या फिर ऑक्साइड्स। ठीक है बेटे, नाउ अब हम इनकी कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे, वो प्रॉपर्टीज आप लिखते चले जाइए। मैं बहुत 5 कॉमन प्रॉपर्टीज बताऊंगी तो वो आप लिख लीजिएगा एक बार। लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑक्साइड्स ऑफ एल्कली मेटल, क्योंकि हमने प्रिपरेशन कर लिया यहाँ पे। अब प्रिपरेशन के बाद में प्रॉपर्टीज आएंगी। इस तरीके से हम ऑक्साइड्स की प्रॉपर्टीज और प्रिपरेशन करेंगे, फिर हाइड्रोक्साइड्स की करेंगे प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज। नंबर 2 पे, नंबर 1 पे ऑक्साइड्स की करेंगे, नंबर 3 पर हम किसकी करेंगे? हैलाइड्स की करेंगे प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज, और नंबर 4 पे हम ऑक्सो एसिड्स की करेंगे। तो बेटा जब भी आप किसी भी ग्रुप का करोगे तो कॉमन कंपाउंड्स जो बनने वाले होते हैं वो 4 तरीके के ही होते हैं, और फिर इनकी प्रॉपर्टीज हम डिस्कशन करते हैं, वो हर एक ग्रुप में करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। तो अब हमारा जो टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑक्साइड्स ऑफ द एल्कली मेटल। नंबर 1 लिखिए, ऑक्साइड्स एंड peroxides आर कलरलेस व्हेन दे आर प्योर इन नेचर। तो फर्स्ट क्या हो गया बेटा? ऑक्साइड्स हो या आपके peroxides हो, वो कैसे होते हैं? कलरलेस होते हैं व्हेन प्योर, जब वो प्योर होते हैं, उनमें कोई मिलावट नहीं होती है, तो उन ऑक्साइड्स का कोई भी कलर नहीं होता है। नंबर 2 लिख चुके हैं आप? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सुपर ऑक्साइड्स का कलर होता है, सुपर ऑक्साइड जो होते हैं वो येलो या ऑरेंज कलर में होते हैं, वो कलरफुल होते हैं। सुपर ऑक्साइड्स आर येलो और ऑरेंज इन कलर। ठीक। नंबर 3, सुपर ऑक्साइड्स आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। सुपर ऑक्साइड्स कैसे होते हैं बेटा? नेचर में पैरामैग्नेटिक होते हैं। ऑक्साइड्स आपके या परऑक्साइड्स आपके कैसे हो सकते हैं? डायमैग्नेटिक हो सकते हैं, लेकिन सुपर ऑक्साइड्स आपके हमेशा कैसे होते हैं? पैरामैग्नेटिक इन नेचर।
नेक्स्ट लिखिए, solubility of oxides and peroxide increase as the size of the metal ion increase. solubility अगर इन ऑक्साइड्स की हम solubility की बात करें तो solubility मेटल आयन का साइज बढ़ने के साथ solubility बढ़ती चली जाती है। ठीक है, और इनको इजीली हाइड्रोलाइज किया जा सकता है। ऑक्साइड्स ऑफ द एल्कली मेटल इजीली हाइड्रोलाइज्ड, और इजीली हाइड्रोलाइज होकर वो हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर देते हैं। तो कितनी प्रॉपर्टीज हो गई बेटा? हाउ मेनी प्रॉपर्टीज? 5 हो गई है। तो 5 प्रॉपर्टीज आप कॉमन लर्न कर लीजिएगा। ओके, अब हम सेकंड करेंगे हाइड्रोक्साइड। हम कैसे बनाएंगे बताइए बेटा? हम ऑलरेडी बना चुके हैं, कैसे बनाएंगे हाइड्रोक्साइड? मैम व्हेन अल्कली मेटल रिएक्टिंग विद वाटर। बिल्कुल सही। जैसे हमने सोडियम का बनाना है तो हम हाइड्रोक्साइड का मतलब वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो H2 गैस इवॉल्व होगी और हाइड्रोक्साइड बन जाएंगे NaOH। तो हम रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे, यहाँ पर वाटर यहाँ पे 2 और ये 2, तो 2Na plus 2H2 gives 2NaOH plus H2। ये हमारे बन जाएंगे क्या बेटा? हाइड्रोक्साइड। एक एग्जांपल दे दिया, सारे अल्कली मेटल इसी तरीके से हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेंगे, केवल आपको मेटल चेंज करना है। सोडियम की जगह लिथियम रखना है, पोटाशियम रखना है, सीजियम रखना है, फिर आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, जल्दी से लिख लीजिए फिर मैं क्लोज करती हूँ आज का। प्रॉपर्टीज ऑफ द हाइड्रोक्साइड, सबसे पहली प्रॉपर्टीज क्या है? ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं और व्हाइट होते हैं कलर में। All hydroxide of alkali metal are white and crystalline solid. नंबर फर्स्ट हो गया। सारे मेटल हाइड्रोक्साइड्स कैसे होते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, थोड़े क्रिस्टल टाइप के होते हैं और व्हाइट होते हैं कलर में। ठीक है, दूसरा है कि हाइड्रोक्साइड्स की जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होती है जब हम ग्रुप में नीचे जाते हैं। तो बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ इंक्रीज डाउन द ग्रुप। क्यों होती है बेसिक स्ट्रेंथ, क्यों इंक्रीज होती है? क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है, ड्यू टू लो आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, थर्ड, ऑल हाइड्रोक्साइड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। कैसे होते हैं? इनकी सॉल्युबिलिटी की बात करें तो सारे हाइड्रोक्साइड्स जो होते हैं वाटर में अगेन घुल सकते हैं, वाटर से बनते हैं तो वाटर में ही घुल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, अगर हम लिथियम हाइड्रोक्साइड को छोड़ दें, एक्सेप्ट लिथियम हाइड्रोक्साइड, ऑल एल्कली हाइड्रोक्साइड आर थर्मली स्टेबल। थर्मली स्टेबल का मतलब है कि उनको हीट, प्रॉपर हीट किया जा सकता है, उनकी स्टेबिलिटी होती है हीटिंग में, केवल लिथियम हाइड्रोक्साइड की नहीं होती है। ओके, जल्दी से लिखो। और जब ये हाइड्रोक्साइड जो होते हैं एसिड के साथ अटैच होते हैं तो सॉल्ट प्रिपेयर करते हैं। ओके बेटा, हम कल करेंगे। नेक्स्ट 2 बचे हुए हैं, अगर आप कर सकते हैं तो आप पढ़ लीजिएगा बेटा।